92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहे मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गौतम राजऋषि की लिखी कहानी हरी मुस्कानों वाला कोलाज। पीर पंजाल की बर्फीली चोटियों को पार करते हुए सेना के लिए चार्टर्ड वो छोटा सा विमान एक सघन एयर पॉकेट में फंस के बुरी तरह लड़खड़ाया था। एक रुके से क्षण के लिए विमान में बैठे उन तमाम वर्दीधारी सैनिकों के मुंह से हल्की एक सिसकारी निकलते निकलते थम गई। मौत के उस एहसास में भी हरी वर्दी की गरिमा का ख्याल तो था ही उनको। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से उड़े 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला था और जब उस पतली दुबली एयर होस्टेस ने अपनी यंत्र चालित किंतु मोहक आवाज में श्रीनगर हवाई अड्डे पे विमान के उतरने की उद्घोषणा की तो उन तमाम वर्दी वालों की आंखें विमान के अंदर की हल्की रोशनी में एक मिला जुला अजीब सा कोलाज बनाने में जुटी हुई थी। पीछे छोड़ आए अपने प्रियजनों की यादों का कोलाज। अन्य ऑफिसरों के साथ विमान की आगे वाली कतार में बैठा मोहित अपनी आंखों में बसी छुटकी खुशी के गोल चेहरे को उसी कोलाज में कहीं चिपकाने की कोशिश कर रहा था। 1.25 साल को होने को आई है खुशी और शायद ये पहली दफा होगा इस 7 साल के सैन्य सेवा काल में कि इधर घाटी में पोस्टिंग आते समय वो कुछ आशंकित सा था। 3 साल बाद वापस आ रहा था घाटी। दूसरी पोस्टिंग कश्मीर घाटी में। तड़के सुबह घर से निकलने का दृश्य मां के आंसुओं से अभी तक भीगा हुआ सा था। पापा हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे किंतु चेहरे की वो मुस्कान आंखों में खिंची चिंता की लकीरों को छुपाने में एकदम असमर्थ थी। और छुटकी खुशी को तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि उसको इतनी सुबह सुबह उठा क्यों दिया गया है। नेहा की गोद में सिमटी हुई वो कैसे अजीब नजरों से देखे जा रही थी। कल ही तो प्रमोशन हुआ है उसका, कैप्टन से मेजर। नेहा की प्रतिक्रिया अजीब सी थी, अजीब सी किंतु बेहद प्यारी। तुम तो कैप्टन ही ठीक थे, ये मेजर तुम्हारे नाम के साथ अच्छा नहीं लगता, नेहा ने कहा। क्या मतलब? देखो ना, कैप्टन मोहित सक्सेना। हा, कितना अच्छा लगता है सुनने में। और मेजर मोहित सक्सेना, छे बकवास। तुम वापस कैप्टन नहीं बन सकते क्या? नेहा की बातें सोच के वो अपनी यूनिफॉर्म को ठीक करता हुआ मुस्कुराता हुआ उठा। विमान लैंड कर चुका था। श्रीनगर का एयरपोर्ट, कितना कुछ बदल गया। अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। 65 बरस पहले इसी एयरपोर्ट को बचाने के लिए ही तो सोमनाथ शर्मा ने अपनी छाती अड़ा दी थी गोलियों की बौछार को रोकने के लिए। एयरपोर्ट के मुख्य द्वार से निकलते ही सामने ही एक भव्य प्रतिमा दिखती है शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा की, और विमान से उतरने वाले सब के सब वो हरी वर्दीधारी उस प्रथम परमवीर चक्र विजेता की प्रतिमा को सल्यूट करके आगे बढ़ जाते हैं। कितनी अजीब सी लेगेसी छोड़ गए मेजर सोमनाथ भी। चौहान मोहित के कानों में फुसफुसाता सा कहता है। चौहान, आशीष चौहान है तो 2 साल जूनियर उससे, लेकिन अक्सर दार्शनिक सी बातें करके खुद को परिपक्व दिखाने में लगा रहता है। देहरादून से साथ ही आ रहा है वो यहाँ पोस्टिंग पे। और चाऊ, कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से अपने बेस पे पहुंचने में? मोहित चौहान की बात का जवाब देने के बजाय एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता है। 3 घंटे कम से कम सर। आई होप हमें कोई गाड़ी वाड़ी लेने आ रही है। तू पूछ रहा है कि बता रहा है? ओए उधर देख, शायद अपनी गाड़ी है। 3 साल बाद मोहित आया है वापस घाटी में। बहुत बदल गई है घाटी। आशीष ड्राइव कर रहा था और वो बगल वाली सीट पे बैठा श्रीनगर शहर को निहारता हुआ सोच रहा था, कितनी यादें, कितनी घटनाएं, जिंदगी के कितने ही अहम हिस्से इस जगह से जुड़े हुए हैं। वो जो वो किसी को नहीं बता सकता, वो जो कोई भी समझ नहीं पाएगा। एक टीस सी सीने की गहराइयों में उठी कहीं। अभी परसों ही तो राहुल छोड़ गया है सबको, यहीं इन पहाड़ियों पे लड़ते हुए शहीद कहलाने को। शहीद। एक विद्रूप सी हंसी फैल जाती है मोहित के होठों पर।
आप तब तक बहादुर नहीं हैं जब तक कि आप शहीद नहीं हो जाते। सोच की ये तरंग मोहित के मन को न जाने क्यों कसैला कर जाती है। 2 दिनों से देख रहा है वो, जिस मुल्क के लिए राहुल ने जान दी, जिस मुल्क के लिए वो यूं कथित रूप से शहीद हुआ था, वो उसका मुल्क या तो किसी पार्टी के चंद नेताओं पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई जानने के लिए व्याकुल है, या फिर किसी बड़े राजनेता की खूबसूरत पत्नी की संदेहास्पद मौत पर अटकलें लगाने में व्यस्त है। राहुल के इस मुल्क को उसके लिए रुक के शोक मनाने की फुर्सत कहां है? वैसे भी इस महान मुल्क की कथित बहादुर मीडिया अपने बहादुरी के कारनामे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हुए किसी 5 सितारा होटल या संसद भवन के इर्द गिर्द चल रहे ऑपरेशन को ही कवर करने में दिखा सकती है। उनके कैमरों में अब इतने अत्याधुनिक लेंस कहां से आएंगे कि वो देख सकें पहाड़ों पे इन चीड़ देवदार के जंगलों में चंद बेवकूफ राहुलों को खून बहाते हुए। आप बहादुर हैं या नहीं, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपने जो अपनी बहादुरी दिखाते हुए लड़ाइयां लड़ी हैं वो किस जगह लड़ी। कई बार लगता है कि शायद जगह का ज्यादा महत्व होता है। राहुल का यही युद्ध अगर मुंबई या दिल्ली के किसी इलाके में हुआ होता तो अब तक वो हीरो बन गया होता, किंतु उसका यह हीरोइज्म अब तो न्यूज चैनलों के स्क्रीन के नीचे दौड़ती पट्टी पर रहने भर के काबिल था। कश्मीर घाटी में एक मुठभेड़ में सेना का एक मेजर भी शहीद, न्यूज चैनलों पर दौड़ते टिकर्स, बस इतनी ही हैसियत है अब उन सब की। क्या सोच रहे हो सर? आशीष की आवाज चौंका देती है उसको। कुछ नहीं यार, बस अपना राहुल की याद आ गई थी। पता चला सर, आप दोनों बैचमेट थे ना? मोर देन दैट, अब तो बड़ा हो गया वो, शहीद हो गया ना। कूल इट सर, लो आ गया अपना कैंप। आशीष समझ रहा था उसकी खींच। तंबुओं की कतार, कटीले तारों से घिरा, यही 3/1.5 किलोमीटर की परिधि में फैला छोटा सा यह कैंप उनकी कर्मभूमि है अब अगले 2.5-3 सालों तक के लिए। शाम का सूरज सामने की बर्फीली पहाड़ियों के पीछे छुपकर एकदम से अंधेरा कर गया और अचानक ही कंटीले तारों पे लगी तमाम सिक्योरिटी लाइट्स अपने आप जल उठीं। एक विचित्र सी अनुभूति, जैसे वो कब से यहीं हों। ऑफिसर्स मेस में औपचारिक रूप से आमंत्रित थे मोहित और चौहान आज की रात वेलकम डिनर के लिए, और उसी डिनर के दौरान बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने, यानी कि उनके बॉस ने, मोहित को उसकी नई ड्यूटी का ब्यौरा समझा दिया था। कल सुबह सामने वाले पहाड़ पे स्थापित एक छोटे से पोस्ट की कमान संभालनी थी उसे। सुदूर एकांत चौकी, सरहद पार से होने वाली घुसपैठ पर नजर और नीचे से गुजरने वाली सड़क की सुरक्षा के लिए। वाह, मजा आएगा, मुस्कुराया सोच के मोहित। हमेशा से हेडक्वार्टर से अलग थलग दूर दराज की चौकी पे रहना पसंद था मोहित को। इंडिपेंडेंट कमांड, दैट्स व्हाट आई लाइक। मजा आ गया, मन ही मन सोच के लगभग किलक पड़ा था वो खुशी से। और मोहित, कहाँ के रहने वाले हो? फैमिली में कौन कौन है? कमांडिंग ऑफिसर उससे पूछ रहे थे डिनर टेबल पर। यूपी का रहने वाला हूं सर, बनारस का। अपने खुशफहम ख्यालों से बाहर आते हुए मोहित ने बॉस के सवाल का जवाब दिया। घर में माँ पापा हैं सर, और नेहा माय वाइफ, एक बेटी है 1.25 साल की, खुशी। और तुम 7 साल की अपनी सर्विस में वैली में दूसरी बार आ रहे हो? यस सर। मन ही मन मुस्कुराता हुआ मोहित गर्व से सीना चौड़ा करता हुआ बोला। दैट्स ग्रेट। तो कल सुबह की तैयारी कर लो तुम पोस्ट पे चढ़ने की। बी अलर्ट देयर, और अपना और अपने जवानों का ख्याल रखना। कमांडिंग ऑफिसर ने डिनर संपन्न करने का इशारा कराते हुए उससे कहा। मोहित सोने की तैयारी कर रहा था। कैंप के कोने में चीड़ और देवदार की लकड़ी से बने एक छोटे से कमरे में गर्म स्लीपिंग बैग के अंदर जब आशीष चौहान धड़धड़ाता हुआ गजब सर गजब दाखिल हो गया उसके कमरे में। क्या हुआ यार, सोना है मुझको, कल जल्दी उठना है, ऊपर वाली पोस्ट पे जाना है। कुछ खींची हुई आवाज में पूछा मोहित ने। अरे सर, आपके बड़े चर्चे हो रहे हैं यहां तो, चौहान मुस्कुराता हुआ कहता है। हुआ क्या? मैं अभी ऐसे ही हेडक्वार्टर का चक्कर लगा रहा था। एक जगह बटालियन के 4-5 जवानों का एक ग्रुप बैठ के गप्पे लगा रहा था। उन्होंने मुझे देखा नहीं था अंधेरे में। बातचीत के दौरान मुझे आपका नाम सुनाई दिया तो मैं ठिठक के सुनने लगा। आप तो बड़े फेमस हो सर। अरे पूरी बात बताएगा? सोने के लिए उतावला जरूर था, लेकिन अपने बारे में जवानों की बातें सुनने की उत्कंठा
छुपा नहीं पा रहा था मोहित। आपके बारे में एक जवान कह रहा था कि ये जो नए मेजर मोहित सक्सेना साहब आए हैं बड़े खुर्राट हैं, बड़े सख्त और गुस्से वाले हैं, जरा ध्यान से रहना। ड्यूटी पे ढिलाई तो उन्हें जरा भी पसंद नहीं है, जिसको भी ढीला पकड़ लेते हैं बहुत सख्त सजा देते हैं। अच्छा, और क्या कह रहे थे? मोहित अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। ये सुनने पे दूसरे ने कहा कि अच्छा वो यहाँ नहीं रह रहे, ऊपर वाली पोस्ट पे जा रहे हैं। तो तीसरे ने कहा, अरे उस पोस्ट पे अपने यार दोस्तों को आगाह कर देना कि कसाई मोहित आ रहा है, संभल के रहें। आंखें नचाते हुए चौहान ने कसाई को कुछ इस तरह उच्चारित किया कि दोनों ही ठहाका लगा के हंस पड़े। हमसे पहले हमारी रसवाई के चर्चे गए। मोहित ने हंसते हुए एक शेर सा कुछ मारने की कोशिश की। ये कसाई वाले विशेषण का क्या किस्सा है सर जी? अरे कुछ नहीं यार, वो 2-3 साल पहले जब मैं यहीं कश्मीर में था तो हमारी पिछली बटालियन में एक रात हमारे कैंप पे अटैक हो गया था। 2 जवान शहीद हो गए थे। बाद में पता चला कि ड्यूटी के दौरान एक जवान सो रहा था, जिसका फायदा उठा के अटैक कर दिया था उन लोगों ने। तब से मैं नहीं रहा। मेरे भीतर एक कोई ज्वालामुखी सा फूटने लगता है जब किसी को ड्यूटी पे ढीला खड़ा देखता हूं। वहीं से मेरा इनाम कसाई प्रचलित हो गया है। मोहित बोलते हुए जैसे किसी ट्रांस में चला गया था। ओके गॉट इट सर। वैसे मैं कसाई होना कहाँ चाहता हूं चाओ, ये तो इनकी भलाई के लिए है ना। न जाने कैसी उदासी सी तैर आई थी अचानक मोहित की आवाज में। मैं समझता हूं। चलो सर, सो जाओ आप, उधर ख्याल रखना अपना। गुड नाइट। सल्यूट मार के चौहान चला गया। लेकिन फिर कहां सो पाया था मोहित। करवटों में ही रात बीत गई जैसे, और अगली सुबह 7 घंटे की पैदल चढ़ाई के बाद वो अपनी नई पोस्ट पे था। नियंत्रण रेखा के कटीले तारों के परे दुश्मन से निगाहें मिलाते हुए नीचे वाली सरपीली सड़क की निगरानी के लिए। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश पसंद है मोहित को, बहुत पसंद है। 1 हफ्ते से ऊपर होने को आया उसको इस पोस्ट पे, और मोहित को लगने लगा है कि न जाने कब से यहीं रह रहा है वो। बारिश न जाने कितनी स्मृतियां एकदम से ले आई हैं अपने साथ। बारिश पसंद है, लेकिन छुट्टियों में नेहा के संग वाली बारिश। वो जानबूझ के मोटरसाइकिल पे दोनों का भीगते हुए देहरादून की तमाम सड़कों पे चक्कर लगाना, या फिर 2 बड़े मगों में कॉफी भर के 2 पैकेट नूडल्स पका के एक ही प्लेट पे ड्राइंग रूम की फर्श पे बिस्तर लगाना और कोई फिल्म देखना टीवी पर। कितनी सारी यादें एक छोटे से ढोक यानी ऊंचे पहाड़ों पर गडेरियों की उन छोटी झोपड़ियों में रंग बिरंगा एक कोलाज बना रही थी। तापमान बिल्कुल गिर के शून्य को छूने की होड़ में था। लगातार 4था दिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूर उस चोटी से सरकती हुई बर्फ की चादर ढोक की छत पे पहले से ही बिछी पतली बर्फ की चादर पर एक और परत बिछाने को उतावली थी। बारिश का यूं बदस्तूर बरसते जाना उसको ख्यालों स्मृतियों की दुनिया से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसे ही मौसम में तो ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। बाहर निकला मोहित। ढोक की थोड़ी सी कम सर्दी से सब ठीक ठाक है देखने के लिए बाहर की कपकपाती सर्दी में। नीचे सरपीली घुमावदार पतली सी सड़क। आंखों में दूरबीन लगा के निरीक्षण करता है वो सड़क की। ये पावर दूरबीन बड़ी जबरदस्त है। तमाम घोटालों और तमाम स्कैम के बावजूद कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं कभी कभी आयातित होकर। मुस्कुराता हुआ सोचता है मोहित। जैसे कि ये पावर दूरबीन चुस्त सतर्क आंखें इस शक्तिशाली दूरबीन के लेंस के जरिए उस पतली सड़क की सुरक्षा में खड़े अपने जवानों की मुस्तैदी को परखती है। धान सिंह, सूबे, लक्ष्मण, मोहनचंद, प्रमोद, होशियार सिंह, तरसेम, एक एक पर फिसलती आंखें। सही स्टांस सबका, मजबूत पकड़ राइफल के कुंदे पर, सतर्क निगाहें चारों ओर मुस्तैद। महिपाल, दूसरा वाला धान सिंह, दानू, ताराचंद, दूरबीन घूमती हुई, श्री राम, भूप सिंह, लालाराम, पूरनचंद। पूरनचंद चौंक के फिर से वापस दूरबीन घूम के ठिठकती है। पूरनचंद, लांस नायक पूरनचंद। कमबख्त कैसे खड़ा है? लंबे स्लिंग के सहारे राइफल गले से कंधे पे होते हुए उपेक्षित सा लटका हुआ बाईं ओर। वो खुद एक पेड़ के सहारे दाएं कंधे का टेक लिए, दोनों हाथ यूनिफॉर्म के ट्राउजर की जेब में। इडियट। दूरबीन जूम होती है। चेहरे का भाव
एक मधुर मुस्कान फैली है पूरन के मुख पर। पूरन! इतनी दूर से आवाज उस तक कैसे पहुंचेगी भला? दूरबीन का लेंस जूम होकर पूरन के चेहरे को और करीब ले जाता है। कैसी अजीब सी मुस्कान है, नशे में डूबी सी मानो, सपनीली। अरे परसों ही तो छुट्टी से आया नामुराद, इसे तो अभी पूरी रिचार्ज बैटरी की तरह अन्य जवानों की अपेक्षा और चाक चौबंद मुस्तैद होना चाहिए। मगर देखो तो नालायक को, अभी सीधा करता हूं इस इडियट को। गुस्से की अधिकता मोहित की ठिठुरन को जैसे और बढ़ा रही है। राधे, ओ राधे, जीप निकाल। गुस्से से चीखता हुआ मोहित अपने ड्राइवर को आवाज देता है। जी साहब। ठंड में सिकुड़ी सी जीप भी खांस खांस के स्टार्ट होती है। हिचकोले लेके आगे बढ़ती हुई जीप चौकी के पतले से रास्ते पर होते हुए मुख्य सड़क की ओर अग्रसर होती है। पूरन की खैर नहीं है। ये बारिश कब तक चलेगी साहब? राधे श्याम, हवलदार राधे श्याम, मेजर मोहित का बातूनी ड्राइवर 2 मिनट को भी चुप नहीं बैठ सकता। ज्यादा से ज्यादा परसों तक रहेगी बारिश। तू कहां का रहने वाला राधे? हुंकार से भरी मोहित ने। बागेश्वर का हूं साहब। मेजर साहब की आवाज में व्याप्त क्रोध को भांपता हुआ राधेश्याम थोड़ा सहम गया। ये पूरनचंद भी तो तेरे आसपास का ही रहने वाला है ना? हाँ साहब, बिल्कुल मेरे पास वाले गांव का ही तो है। अभी अभी शादी करके आया साहब। शादी करके आया? और भक से जूम हुए दूरबीन के लेंस में पूरन के चेहरे की उस अजीब मुस्कान का रहस्य खुल जाता है। कम वक्त पूरन का बच्चा ख्वाब में डूबा हुआ है अपनी नई नवेली दुल्हन के। न जाने क्यों एकदम से नेहा का चेहरा याद आ गया मोहित को। कितनी क्रूरता होगी ना ये, पूरन को उसके ख्वाब से जगाना। पर ये क्रूरता तो करनी पड़ेगी, महज ड्यूटी या कर्तव्य परायणता के ख्याल से ही नहीं। उस नई दुल्हन की मांग हमेशा हरी रहे, इसलिए भी पूरन को ख्वाब से जगाना जरूरी है। जीप झटके से रुकती है पूरन के सामने सड़क पे। कैसे हो पूरन? जैन साहब, ठीक हो साहब? एक कड़क सल्यूट, घबराया सा, हड़बड़ाया सा, चोरी पकड़े जाने वाली हड़बड़ाहट। राइफल पे उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। तूने अपनी शादी की मिठाई तो खिलाई नहीं? मोहित अपनी आवाज में भरसक कोमलता लाते हुए पूछ बैठता है। अभी खिलाऊंगा साहब, ड्यूटी के बाद। पूरन की घबराहट थोड़ा कम होती लगती है। ड्यूटी का एक और बारिश में भीगा हुआ, सर्दी से कांपता हुआ दिन सही सलामत निकल जाता है और मेजर मोहित के कोलाज में पूरन की हरी हंसी जुड़ जाती है। जीप वापस चौकी की ओर चल देती है। जीप ड्राइव कराते हुए राधे आश्चर्य से अपने मेजर साहब को गुनगुनाते हुए देखता है। हरी है ये जमीन हमसे कि हम तो इश्क बोते हैं, हमी से है हंसी सारी, हम ही पलके भिगोते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।